हेलो स्टूडेंट्स, हमने पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट शुरू किया था। काफ़ी टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं, जैसे टेक्निक ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के आपके हो गए हैं। अब आपका टॉपिक नॉन फॉर्मल टेक्निक ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। आज हम ये पढ़ेंगे गणित अधिगम की अनौपचारिक तकनीकें। देखिए, अनौपचारिक तकनीकें में कौन कौन सी आती हैं, जैसे लिखित कार्य, मौखिक कार्य, अभ्यास कार्य आदि हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं गणित में लिखित कार्य। लिखित कार्य क्या होता है? जब हम मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम वर्बली न सॉल्व करके उसको पेंसिल की सहायता से करेंगे, यानी लिख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो हम उसे कहेंगे लिखित कार्य कहलाता है। गणित में लिखित कार्य के द्वारा निम्न बातों की पूर्ति की जा सकती है। सबसे पहले जो हम रूल्स दे रहे हैं, जो फॉर्मूलाज दे रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, उन्हें लिखित रूप से जांच करना, यानी उनको सॉल्व करना, और मौखिक रूप से सीखी गई विषय वस्तु का लेखा तैयार करना, और ऐसी समस्याओं का समाधान तथा गणना कार्य जो कि मौखिक रूप से न किया जाए, जिसे हम लिखित रूप में सॉल्व कर सकें। लिखित कार्य गणित अध्यापक को बालकों का सही मूल्यांकन करने में भी सहायता प्रदान करता है। अब हम पढ़ते हैं इसके महत्व और उद्देश्य, कि भाई हम जो बच्चों को लिख के सिखा रहे हैं उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आता है, देखिए, क्रमबद्ध तथा विधिवत कार्य करने की आदत का विकास होता है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, कार्य करने की गति में भी वृद्धि होती है, और शुद्धता के साथ कार्य करने की आदत का विकास होता है। अधिगम दिशा का निर्धारण होता है। किए गए कार्य को लिखित रूप में व्यक्त करना, कार्य करने की प्रेरणा, और छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी, क्योंकि छोटी कक्षाओं को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए हमें हर चीज़ लिख के बताई जाती है, उन्हें लिख के समझाई जाती है। अब हम आगे इसके पढ़ते हैं सावधानियाँ। लिखित कार्य देने से पूर्व बालकों को गणित के विभिन्न रूल्स, फॉर्मूलाज, उसके प्रिंसिपल्स की जानकारी भली भांति करा देनी चाहिए। लिखित कार्य में त्रुटियों की जांच अवश्य करनी चाहिए कि बालकों ने अपने द्वारा की गलतियों में संशोधन किया है अथवा नहीं, यानी जो उनकी मिस्टेक्स आ रही है उन्होंने उसको नेक्स्ट स्टेप में सुधारा है कि नहीं। लास्ट आता है इसका, लिखित कार्य को गति, शुद्धता, व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से करने पर अधिक बल देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गणित में मौखिक कार्य। देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो इजीली सॉल्व हो जाती है, जिन्हें हम लिख के नहीं, हम फटाफट वर्बली ही सॉल्व कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, या कुछ भी सामान लेने जाते हैं, हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है, तो हम वहाँ पेन, कागज़, पेंसिल ये लेके नहीं बैठते, हम वर्बली उसको, उस डिस्काउंट को और उसको सॉल्व कर देते हैं कि हाँ, हमें कितना डिस्काउंट मिला है या हमारा टोटल अमाउंट कितना आया है। तो इसलिए गणित में मौखिक कार्य भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ बता रहे हैं, मौखिक कार्य से तात्पर्य ऐसा कार्य जिसमें बालक किसी कार्य अथवा गणना को मन ही मन बिना किसी कागज और पेंसिल की सहायता से हल करता है, मौखिक कार्य कहलाता है। अब इसके क्या उद्देश्य हैं? बालकों में स्मरण शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति को विकसित करता है, आत्मविश्वास की भावना भी विकसित होती है, एवं गति, शुद्धता से कार्य करने की आदत डालना, एकाग्रता एवं रचनात्मकता का विकास होता है, और छात्रों को दैनिक जीवन में गणित के सरलतापूर्वक उपयोग हेतु सक्षम बनाना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट में हम जब जाते हैं तो हम जो हमें अमाउंट देना है वो हम इजीली पता कर लेते हैं कि हमें कितना अमाउंट देना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गणित में मौखिक कार्य का महत्व एवं लाभ। दैनिक जीवन में आवश्यक है, समय की बचत होती है, शीघ्रता और गति से कार्य करने की क्षमता का विकास होता है, शुद्धता की आदत का विकास होता है, आत्मविश्वास, स्मरण तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है, और बालकों के अधिगम को रोचक बनाता है। अब कुछ बातें इसमें ध्यान देने योग्य होती हैं, जैसे जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसकी लैंग्वेज सरल होनी चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बच्चों को दे दिया और सॉल्व करने के लिए दे दिया तो बच्चा उस क्वेश्चन में ही अटका रहेगा। सेकंड है, देखिए, गणनाएं, मतलब जो गणनाएं संख्याएं हैं वह दशमलव में तथा ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसका स्तर, क्वेश्चन का स्तर बालक के स्तर अनुसार, यानी उसकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मौखिक कार्य की जांच हेतु मौखिक परीक्षा भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद
कुछ समय छात्रों को सोचने के लिए देना चाहिए ताकि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, यानी मन ही मन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए। प्रश्नों का वितरण पूरी कक्षा में समान रूप से करना चाहिए। अब हम आते हैं गणित में अभ्यास कार्य। देखिए, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक हम उस पर अभ्यास नहीं करेंगे वो हमें कभी सीखने में नहीं आएगा। यानी बार बार उन नियम, जो हमने रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने दिए हैं बच्चों को समझाएं, जो सूत्र हमने बताए, जब तक वो उनको कई बार कई क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व नहीं करेगा वो उसे अच्छे से नहीं आ पाएंगे। देखिए, यहाँ बताते हैं, गणित में बालकों को चाहे कितने ही नियम या सूत्र बता दिए जाए, परंतु जब तक उन नियमों के आधार पर अभ्यास नहीं किया जाता तब तक वे उन नियमों को व्यावहारिक जीवन में शीघ्रता एवं शुद्धता से उपयोग में नहीं ला सकते हैं। सक्सेना एवं ओबरॉय के अनुसार सीखे गए कार्य कौशलों अथवा ज्ञान का नवीन तथ्यों में उपयोग करना ही अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी अथवा संचित होता है, यानी ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम तक हम उसे याद रख सकते हैं। अभ्यास के अभाव में गणित का कोई प्रयोगात्मक मूल्य नहीं है। अब इसके महत्व और उद्देश्य देखते हैं। इसका पहला है, गणित शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, यानी अभ्यास कार्य क्यों करवाया जाता है, ताकि गणित शिक्षण जो हम करवा रहे हैं उसके उद्देश्यों की हमें प्राप्ति हो सके, गणना संबंधी कौशलों का विकास हो सके, विभिन्न गणितीय कुशलताओं, तर्क वितर्क करने की क्षमता, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रतिपादन, नियमीकरण आदि कौशलों का विकास होता है, गति और शुद्धता से कार्य करने की आदत हो जाती है। अभ्यास कार्य से हमारे कार्य करने की स्पीड, यानी जो हम काम करते हैं उसकी स्पीड में बढ़ोतरी होती है। एकाग्रता, परिश्रम, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।